हेलो वंस, वेलकम बैक टू द अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पारस ठाकुर। और आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का। ठीक है, तो बच्चों कौन कौन आ गया है? चलो, काफ़ी बच्चे आ गए हैं अभी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आते ही फर्स्ट थिंग इज अभी के अभी बच्चों शेयर करना है ये लेक्चर ऑन योर इंस्टा प्रोफाइल, ऑन योर फेसबुक प्रोफाइल, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो विद द हैशटैग जेई लाइव डेली। एंड यू कैन ऑल्सो टैग द एजुकेटर्स। आप मुझे भी लेक्चर के साथ टैग कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ स्टार्टिंग में कि ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इजी, स्कोरिंग है। तो पक्का इसको अच्छे से कर लेना। एक बार आप ढंग से रीडिंग दे दोगे, आपको दोबारा बार बार रिवाइज करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बड़ा टफ नहीं आता इसके ऊपर क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत रेयर आते हैं। तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, तो उसको छोड़ना नहीं है गलती से भी। और अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे देन गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, पुराने लेक्चर देखिए। सब्सक्राइब तो आपने जरूर किया ही होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद लेक्चर नंबर 4 ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। एंड इफ यू गाइस हैव नॉट ज्वाइंड अस ऑन द टेलीग्राम ऐप देन प्लीज डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप ऑन योर मोबाइल। उसके बाद ब्राउजर ओपन करना है एंड ब्राउजर में जाके यू नीड टू टाइप tinyurl.com/jlivechat and you'll be able to connect with us on the telegram app, जहां पर ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए गाइस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी की, मतलब पूरा एकदम टेक्नोलॉजी के साथ अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलती है फॉर योर जेई प्रेपरेशन, अनअकैडमी का एक प्लस प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इससे भी नेक्स्ट लेवल की प्रेपरेशन मिलेगी। मतलब जो आप एक बेस्ट कोचिंग में एक्सपेक्ट करते हो वो आपको अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे मिलता है। यू गेट लाइव प्लस क्लासेस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स। बेटा 60 के आसपास टॉप एजुकेटर्स अभी अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ा रहे हैं। डेली सुबह से लेकर रात तक क्लासेस रहती हैं। डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है जेई मेन जेई एडवांस के लिए, 11 12 ड्रॉपर तीनों के लिए। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को क्या होता है, सर मैं डाउट कहां क्लियर करूंगा। तो बेटा लाइव सेशन है ये, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है। एवरी फोर्थ क्लास विल बाय डिफॉल्ट बी अ लाइव डाउट क्लास। वहां पर आप अपने डाउट्स की फोटो लेके, मतलब क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, क्लिक अ पिक्चर, उसको आप लाइव क्लास में अपलोड कर दो और वो डिस्कस भी हो जाएगा। एंड हेयर यू कैन इंटरैक्ट विद द एजुकेटर। आप चैट करके साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं, चीजें पूछ सकते हैं और आपको हर एक क्वेरी का आपको रिप्लाई मिलता है। तो इट इज मच मोर पर्सनलाइज। तो घर पे बैठ के बेस्ट एजुकेटर जिनसे पढ़ने के लिए स्पेशली बच्चे दिल्ली कोटा जाते थे, अब आप घर पे बैठ के इंडिया में कहीं पर भी हो, कितनी भी रिमोट लोकेशन में है, यू कैन स्टिल एक्सेस द क्वालिटी टीचिंग, राइट। चलिए, तो यस बेटा नीट वाले भी यहां पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑलरेडी चली हुई थी, जस्ट मैंने अल्डिहाइड कीटोन्स खत्म किया था, बस ये सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, फिर विल गेट बैक टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हेलो अभिषेक। चलिए बच्चों, ठीक है, अब तो करना क्या आपको, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जस्ट गो टू द unacademy.com/+। वहां पर जाके इस तरह का कुछ पेज आएगा, क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन और फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी कि कितने, मतलब 1 मंथ से लेके 2 ईयर तक की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। दीज आर द बेनिफिट्स लिस्टेड है यहाँ पे। ओके, तो आप कहीं भी हो, आपको बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए पढ़ने के लिए। और अगर आप लाइव क्लास मिस कर गए, यू कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डेड सेशन। और जितने एजुकेटर्स आप सबका सेशन देख सकते हो, ऐसे नहीं किसी एक एजुकेटर का सेशन आप देख पाएंगे या एक टीम का देख पाएंगे। आप चाहे 11th के कोर्स पढ़ें या 12th के पढ़ें या दोनों पढ़ें, ड्रॉपर के पढ़ें, जितने भी कोर्सेज हैं दे ऑल बिकम ओपन फॉर यू, एक्सेसिबल फॉर यू, राइट। तो मोबाइल यूजर्स को क्या करना है, जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इंस्टॉल कर लीजिए उसको। इंस्टॉल करने के बाद उस पर आप ओपन करेंगे तो आपकी प्रोफाइल पे यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस पे क्लिक करना है। देन पूछा जाएगा आपको चूज योर गोल, आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो चूज करना है। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन, इस पे क्लिक करते ही आपके पास पेज आ जाएगा। देखिए 1 मंथ से लेके 2 ईयर तक का सब्सक्रिप्शन है। 1 ईयर 6,000 का है, सॉरी 1 मंथ 6,000 का है, 1 ईयर 30,000 का है। ठीक है, तो 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आर द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। तो अगर आप इस पे कोड लगाते हैं, मतलब ये तो आपका रेगुलर प्राइस आ गया 30,000 एंड 2 ईयर का 48,000। अगर आप कोड लगाते हैं जेई लाइव यू गेट 10% डिस्काउंट, तो 1 ईयर की प्राइसिंग आ जाती है 27,000 और 2 ईयर की आ जाती है 43,200। तो मेक श्योर कि आप 6 मंथ का भी अगर आप सोच रहे हो ना, थोड़े से एक्स्ट्रा प्राइस पे आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, वो एक्स्ट्रा 6 महीने आपके बहुत काम आ सकते हैं, आपके किसी छोटे भाई बहन के काम आ सकते हैं, किसी और मेंबर के काम आ सकते हैं। ठीक है, तो इतने इकोनॉमिकल प्राइसिंग पे घर बैठ के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ना,
फिर टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, नोट्स, डीपीपीज, एवरीथिंग इज देयर. सो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड JLITE जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं. चलिए गाइस, तो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक. एंड बिफोर वी बिगिन, तो आप सबको पता है कि आजकल के टाइम में कंपटीशन इज अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड नोबडी वांट्स टू बी द सेकंड, बट हाउ टू बी द फर्स्ट, कैसे करेंगे? तो बेटा आपको पहली बात तो है कि अपना टारगेट ऊंचा रखना है, और फर्स्ट आने के लिए यह बहुत जरूरी है कि यू नीड टू बी स्मार्ट, राइट? हार्ड वर्क तो करना ही है, स्मार्ट वर्क ज्यादा करना है. ठीक है, जैसे ये चैप्टर है, ये स्मार्ट वर्क वालों का है क्योंकि ये आसान चैप्टर है. अगर इससे क्वेश्चन आ गया तब भी 4 मार्क्स हैं, और एक टफ क्वेश्चन से चैप्टर आएगा, सॉरी टफ चैप्टर से क्वेश्चन आएगा उसके भी 4 मार्क्स होंगे. तो बेटा स्मार्ट वर्क क्या हुआ? इजी चैप्टर को करके 4 मार्क्स लिए जाएं. तो अगर छोड़ना है तो टफ चैप्टर को छोड़ो. ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करके आप आगे निकल सकते हैं दूसरों से, सिर्फ हार्ड वर्क करके नहीं निकल सकते. तो इसीलिए अगर आपको आगे निकलना है, फर्स्ट आना है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. और ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो बहुत आसान हैं, बहुत जल्दी कवर किए जा सकते हैं, इनको कवर करके कॉन्फिडेंस गेन करना है कि यार हमारा एक और चैप्टर हो गया, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली सॉल्व कर लूंगा. ठीक है, ओके. विद्यानंद पूछ रहा है, आई हैव नॉट अटेंडेड द लास्ट क्लास, कैन आई कम टू दिस क्लास? यस, बिकॉज आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोलॉइड्स. कोलॉइड्स का पुराने टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, तो आप डेफिनेटली आज का लेक्चर स्टार्ट करो. आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम कोलॉइड्स को. ओके, तो आपको पुराना लेक्चर देखने की इसके लिए जरूरत नहीं है. ठीक है, चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेटा कोलाइड्स की बात करेंगे आज हम. कोलाइड्स स्टार्ट करेंगे. कोलाइड्स में ये जो ब्यूटीफुल पिक्चर यहां पर आपको दिखाई दे रही है, इट इज रिलेटेड टू कोलाइड्स. बट इसकी जो मिस्ट्री है इस पिक्चर की, कि इसमें कोलाइड्स वाला क्या है, ये आपको कल के लेक्चर में पता चलेगा. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कोलाइड्स के साथ. तो अभी आपके सामने क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? आप बोलेंगे पेड़ है, धुंध है, दैट इज फॉग. फॉग एक कोलाइडल सिस्टम है. वो क्या होता है सर, कोलाइड क्या होता है, उसी पे आ रहे हैं. तो पहले देख लेते हैं कि कोलाइडल सिस्टम या कोलॉइड्स हमारे आसपास कहां कहां प्रेजेंट हैं, किस किस फॉर्म में है. तो जो फॉग है दैट इज कोलॉइडल सिस्टम. ठीक है, ये जो टेस्टी आइसक्रीम है, मन कर रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्लास अटेंड कर लो पहले, उसके बाद जाके खा लेना. तो ये जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम भी अपने आप में कोलॉइडल सिस्टम है, राइट? देन ये रूम फ्रेशनर्स, जो एरोसोल हैं, जितने भी आप ये स्प्रे करते हैं, ड्यूड्रेंट्स एंड ऑल, ये भी कोलॉइडल सिस्टम है, एरोसोल्स. ये ब्यूटीफुल सोप बबल्स, ये भी एरोसोल्स हैं, सॉरी ये भी कोलॉइड्स हैं, राइट? हाँ, फॉग चल रहा है. यस बेटा, फॉग चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है. कोलॉइड्स पे आ गए हम, तो कोलॉइड्स पढ़ेंगे तो फॉग तो चलेगा चलेगा. ठीक है, क्योंकि फॉग एक कोलॉइडल सिस्टम है. फॉग है सर जो विंटर में होता है. ओके, चलो काफी बच्चों के मुंह में पानी आ गया. चलो अच्छी बात है, मतलब शुरुआत मीठे से हो अगर तो अच्छा रहता है ना, लेक्चर अच्छा जाएगा. तो हमने शुरुआत की एक अच्छी सी टेस्टी सी आइसक्रीम के साथ. अब आगे देखते हैं कि कितना टेस्ट और डेवलप होता है. ओके, चलिए अब देखो, अगर हम कोलाइड की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. अब अगर मैं आपको ये पहला एग्जांपल दूं, दिस इज अ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन. जैसे मान लीजिए आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व कर दिया. तो बेटा जब सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो पूरी तरह से टूट जाता है. Na पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे. एंड ये जो आयंस हैं ये इतने छोटे हैं, ये आपको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे. ठीक है ना? तो एक बार अगर आपके पास एक ग्लास में पानी है, सिर्फ पानी है, और एक ग्लास में प्योर NaCl डिसॉल्व किया हुआ है, क्या आप दोनों को देख के बता सकते हैं कि किस ग्लास में सिर्फ पानी और किस ग्लास में NaCl है? मतलब क्या सॉल्ट डिसॉल्व करने के बाद उसकी अपीयरेंस में कोई चेंज आता है? सॉल्ट एकदम प्योर है, क्रिस्टल्स बिल्कुल प्योर है, कोई इंप्योरिटी नहीं उसमें. ठीक है, तो बताओ जल्दी से, एक ग्लास में प्योर वाटर है और एक ग्लास में सॉल्ट वाटर है, क्या आप दोनों को देख के बता सकते हैं कि सॉल्ट वाटर वाला ग्लास कौन सा है? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. बता सकते हैं?
नहीं बता सकते, बिकॉज दोनों बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। तो बेटा ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं कि आप डिफरेंस बता नहीं सकते, बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके होते हैं। तो ये ट्रू सॉल्यूशन है। ये एक एक्सट्रीम है, बहुत छोटे हैं इसमें जो पार्टिकल्स डिसॉल्व हैं। अब अगर ये देखें यहां पे, तो यहां पर आपको साफ दिख रहा है कि ग्लास में, ये पानी में कुछ चीजें हैं और वो क्लियरली विजिबल है, दैट इज सस्पेंशन। तो ये किसका एग्जांपल है? दिस इज सस्पेंशन। जैसे पानी में अगर आप सैंड डालते हैं, सैंड मिट्टी डाल देते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, कुछ बीच में फ्लोट होते रहेंगे, तो दैट इज सस्पेंशन। जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो यू कैन क्लियरली सी कि हाँ चीजें सस्पेंडेड हैं, राइट। इसका जो पार्टिकल है जो डिसॉल्व हुआ सॉल्यूट, वो क्या है? वो काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। तो ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, सस्पेंशन में द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी बिग, एंड देन देयर इज अ कैटेगरी जो उन दोनों के बीच में आता है। मतलब उतना भी बड़ा नहीं है उसका पार्टिकल कि वो सस्पेंशन जैसा दिखे, पर उतना छोटा भी नहीं है कि वो ट्रू सॉल्यूशन जैसा दिखे, ठीक है, समवेयर इन बिटवीन, राइट। तो अगर हम बात करें कि ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में, लगभग, देयर कैन नॉट बी ए शार्प बाउंड्री कि सर एग्जैक्टली 10 एंगस्ट्रॉम से हल्का सा बड़ा तो हम इसको बोलेंगे नहीं बाहर हो गया, नहीं, देयर इज नो एब्सोल्यूट बाउंड्री। पर एक रफ एस्टिमेट में अगर आप बोला जाए इसको एक रफ फिगर में, तो 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 एंगस्ट्रॉम तक अगर पार्टिकल का साइज है तो वो ट्रू सॉल्यूशन में कैटेगराइज किया जाता है। 2000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा है तो वो सस्पेंशन में कैटेगराइज किया जाता है, और बेटा 10 एंगस्ट्रॉम से लेके रफली आप 1000 एंगस्ट्रॉम बोल दो या 2000 एंगस्ट्रॉम बोल दो, तो वो आता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली क्या हुआ? कोलाइडल सॉल्यूशन में द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रू सॉल्यूशन इज द पार्टिकल साइज, कि ट्रू सॉल्यूशन का बहुत छोटा है, कोलाइडल का थोड़ा बड़ा है, सस्पेंशन का बहुत बड़ा है, राइट। तो बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स of suspension and solutions we come across a large group of systems called colloidal dispersions or simply colloids। क्या बोलते हैं इनको? colloids। तो अब समझ आया। तो जो फॉग का मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, फॉग भी कोलाइडल सिस्टम है, आइसक्रीम भी कोलाइडल सिस्टम है, सोप बबल्स भी, मतलब बेटा कोलाइडल सिस्टम्स अपने आसपास इतने हैं, खाने की बहुत सारी चीजों में, खाने की बहुत सारी चीजें हैं जो कोलाइडल की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है, ओके। तो बच्चों यहां तक की कहानी क्लियर होगी आप लोगों को? यस विद्यानंद बेटा, आई नो कि पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ ये भी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमने सारे कवर करने हैं, वो चिंता नहीं करो, हमने सब कुछ कवर करना है, ओके। ऑर्गेनिक इसके बाद मैं कंटिन्यू कर लूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, डन। तो यहां तक की कहानी समझ आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। अब तो कोलाइड्स, जब आप ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं, एक सॉल्यूशन होमोजेनियस सिस्टम है या हेट्रोजेनियस सिस्टम है? जैसे पानी आपने सॉल्ट को डिसॉल्व कर लिया या शुगर को डिसॉल्व कर दिया, दैट इज अ होमोजेनियस सिस्टम और हेट्रोजेनियस सिस्टम। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर होमोजेनियस है, क्यों? क्योंकि सॉल्ट पार्टिकल्स, आयंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, बट कोलाइड एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ये ध्यान से अच्छे से याद रखना, कोलाइड एक हेट्रोजेनियस सिस्टम है जिसमें, अब यहां पर वर्ड सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं मिलेंगे। जो आप सॉल्यूशन के लिए बोलते थे ना कि जो लेस अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। कोलाइड के केस में हम वर्ड सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जगह पे बात करेंगे डिस्पर्स्ड फेज, डीपी, ठीक है। जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट की जगह पे हम वर्ड यूज करेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और जो दूसरा होगा मीडियम, उसको बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम, जो आपका सॉल्वेंट के जगह पे बोला जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्यूट हम बोलेंगे डीपी, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज, और इंस्टेड ऑफ सॉल्वेंट हम बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम, डीएम, राइट। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है? द फेज जो डिस्पर्स्ड है थ्रू द मीडियम, क्योंकि हेट्रोजेनियस सिस्टम है, होमोजेनियस तो है नहीं, राइट। तो द फेज विच इज डिस्पर्स्ड थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज और डिसकंटिन्यूअस फेज और इंटरनल फेज। एंड डिस्पर्जन मीडियम जो एक्सेस में प्रेजेंट है, मीडियम जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स फैले हुए हैं, डिस्पर्स्ड हैं, राइट। तो ये क्लियर है आपको, ये दोनों चीजें, सिंपल सी स्टेटमेंट। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट की जगह विल बी यूजिंग वर्ड्स डीपी एंड डीएम।
तो मतलब वो ये डीपी और डीएम मिला के एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा टिपिकल है, गोल्ड सोल। सर व्हाट इज सोल? सॉल्यूशन होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशंस को सोल बोलते हैं। इन शॉर्ट सोल का मतलब यह कि चाहिए कोलॉइड है एक, ठीक है। तो गोल्ड सोल, गोल्ड तो सर मेटल होता है, गोल्ड का सोल, गोल्ड का सॉल्यूशन, क्या गोल्ड को मेल्ट कर रहे हैं क्या हम? नहीं नहीं नहीं, गोल्ड को क्या, गोल्ड को बहुत फाइन पार्टिकल्स में तोड़ दो, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मतलब ऐसा समझो कि गोल्ड का पाउडर है बहुत फाइन, उसको एक सूटेबल सॉल्वेंट में या डिस्पर्जन मीडियम में हमने डिसॉल्व कर दिया, तो उससे जो बना कोलाइडल सिस्टम दैट इज कॉल्ड गोल्ड सोल। तो मेटल्स के भी सोल होते हैं, मेटल्स के भी कोलाइडल सोल या सॉल्यूशन होते हैं। उसमें होता क्या है, मेटल बहुत फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो गोल्ड सोल में क्या है, गोल्ड आपका डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर आपका डिस्पर्जन मीडियम है। तो गोल्ड सोल के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, उसके कलर्स के बारे में जानेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है गोल्ड सोल भी, ठीक है। देखिए नाउ अब हम समझ गए कि एसेंशियल डिफरेंस है क्या, सॉल्यूशन और कोलाइड के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो पार्टिकल का साइज है। साइज छोटा हो जाए तो सॉल्यूशन, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो कोलाइड, ओके। तो व्हाइल इन अ सॉल्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस हो सकते हैं या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पर कोलाइड में डिस्पर्स्ड फेज, ध्यान देना इस पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट है। देखो सॉल्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या तो वो छोटे छोटे आयंस हैं या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, पर कोलाइड में क्या है, जो डिस्पर्स्ड फेज है ये इट मे बी पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ अ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल सच ए प्रोटीन। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बहुत बड़ा पार्टिकल है जिसका साइज कोलाइडल रेंज में आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना गए। मतलब मुद्दे की बात यह है कि पार्टिकल का साइज एक रेंज में आना चाहिए। अब वो चाहे अकेला पार्टिकल उतना बड़ा हो तब भी चल पड़ेगा, या बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके उतना बड़ा पार्टिकल बना गए हैं तब भी चलेगा। कोलाइडल पार्टिकल की सर कैसा होता है, गोल ही होगा क्या, मॉलिक्यूल की तरह बिल्कुल स्फेरिकल होगा? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं दे मे बी स्फेरिकल, दे मे बी डिस्क लाइक, दे मे बी रॉड लाइक, है ना, मतलब कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी शेप हो सकती है, बट जो उसका लॉन्गेस्ट डायमेंशन है उसको आप कंपेयर करेंगे, अगर वो कोलाइडल रेंज में आ रहा है देन इट विल बी अ कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट। तो कोलाइडल पार्टिकल्स आर लार्जर देन सिंपल मॉलिक्यूल्स बट स्मॉल इनफ टू रिमेन सस्पेंडेड। मतलब ऐसा नहीं है कि कोलाइडल पार्टिकल्स इतना बड़ा हो गया कि आपको कोलाइडल में सॉल्यूट पार्टिकल दिख जाएंगे, नहीं, जो दिखते हैं वो सस्पेंशन होती है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स स्टिल दे आर इनविजिबल टू द नेकेड आई, आप उसको ऐसे नहीं देख सकते, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, कि अभी भी वो इतने छोटे हैं कि उनको सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। तो ऐसा मत सोच लेना कि दे विल बी विजिबल, नो दे विल बी नॉट। तो द रेंज ऑफ डायमीटर इज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, ये एनसीईआरटी का डेटा है। एनसीईआरटी बोलती है कि 1 से 1000 नैनोमीटर का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स लोग देखोगे तो जो कोलाइडल की रेंज है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगी आपको। तो एनसीईआरटी का डेटा फॉलो कर लेते हैं 1 to 1000 नैनोमीटर, ये याद रखना जरूरी है क्योंकि ये भी आपको डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। इनऑर्गेनिक के लिए हम कर लो, वीके जायसवाल कर लो, ठीक है, वाधवा कर लो, आपकी श्रद्धा है, राइट। तो प्यारों ये क्लियर हो गया, मेटलर्जी आएगी बच्चों, पहले एक बार ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। जब मैं एक आई क्लोज करके सो ऑन बोलता हूं, एक आई क्लोज करके, ऐसा कब किया मैंने? नहीं, आई डोंट थिंक मैं ऐसा कुछ करता हूं, ठीक है। अरे बुक यार, बुक ले लो, तुम लोगों को जो बुक सही लगे। पॉइंट इज कि हमने कॉन्सेप्ट्स को यहां पर सीखना है, ठीक है। लेक्चर्स में जो बेसिक थ्योरी है, जो बेसिक फंड है, वो सारे मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद एक आपको एक ढंग की बुक लेनी है जिसमें आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सको और जो थ्योरी आपने समझी है लेक्चर्स में उसको एक रेफर कर सको, है ना, रीडिंग के लिए। तो वो आप जैसे इनऑर्गेनिक के लिए जेडी ली इज अ वंडरफुल बुक डेफिनेटली, है ना, बट हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करना है। चलो छोड़ो, अब आगे मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। अब तुम लोग किताबों के बारे में पूछना स्टार्ट कर दोगे, लास्ट में इसको देखेंगे। देखो नाउ दिस क्वेश्चन,
अब बताओ कि कितने बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया था कि सर कोलाइड में ऐसा है क्या जो इसके ऊपर अपन अलग से एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। मतलब सरफेस केमिस्ट्री का रफली 2/3 पार्ट कोलाइड्स ही है, रफली 2/3 पार्ट सिर्फ कोलाइड्स है। तो इतना स्पेशल क्या है कोलाइड्स के बारे में, क्यों पढ़ रहे हैं? सस्पेंशन तो हमने नहीं पढ़ी, हाँ सॉल्यूशंस हमने पढ़ा, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, सॉल्यूशन पे हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट कोलाइड्स, राइट? तो कोलाइड्स के बारे में जाने कुछ, चलिए। तो कोलाइड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनकी बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या होता है? इनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक पार्टिकल है, ठीक है, इसका कुछ अपना सरफेस एरिया होगा, जैसे मान लो ये क्यूब है, राइट? क्यूब है, इसका कुछ सरफेस एरिया होगा, 6 फेस होंगे इसके टोटल। अब अगर मैं इस क्यूब को तोड़ दूं, 2 बराबर साइड के बराबर साइज के पार्टिकल्स में तोड़ दूं मैं इसको, तो नया सरफेस जनरेट होगा। मास चेंज नहीं हुआ, मास उतना ही है, सरफेस एरिया बढ़ गया, और उनको और छोटा कर दूं, और बढ़ गया, और छोटा कर दूं। तो मतलब अगर एक पार्टिकल को मैं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं, तो धीरे धीरे क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। तो कोलाइडल पार्टिकल्स का ये फायदा है, दे हैव एनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास। पर फिर भी कितना एनॉर्मस, एग्जैक्टली कितना? चलिए देखते हैं। कंसीडर अ क्यूब विद 1 सेंटीमीटर साइड। चलिए अब क्यूब को कंसीडर कर लेते हैं। तो बेटा इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 6 सरफेस हैं इसके पास, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर ये बोल रहा है कि अगर ये क्यूब था आपके पास तो इसका सरफेस एरिया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बोल रहा है इसको अगर हम 10⁻12 क्यूब्स में तोड़ दें, यस, इस क्यूब को तोड़ तोड़ के इक्वल 10⁻12 क्यूब्स में तोड़ दें, उन सारे क्यूब्स का सरफेस एरिया मिला के, है ना, वो जो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के 10⁻12 क्यूब्स बना दें हम, तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसका साइज कोलाइडल रेंज में आ जाएगा, तब वो कोलाइडल पार्टिकल हो जाएगा, और उसका सरफेस एरिया बन जाएगा 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मास उतना ही रहा, सरफेस एरिया कितना हो गया? 10,000 टाइम्स। सो फॉर द सेम मास यू गेट अ सरफेस 10,000 टाइम्स। अब इसका क्या करेंगे हम? 10,000 टाइम्स अगर सरफेस एरिया आगे करके लेंगे हम ऐसा। बेटा आपने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स पे, रिएक्शंस सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रिएक्टिव साइट्स ज्यादा होंगी, रिएक्शन फास्ट होगा, इफेक्ट उसका जल्दी होगा। तो कई बार आपने देखा होगा, आप जैसे सिरप पीते हैं, है ना, आप कोई मतलब कफ सिरप है आप ले रहे हो, वो सिरप ही क्यों होता है? वो पानी जैसा नहीं होगा, वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा। क्यों? मोस्टली जो मेडिसिन हैं लिक्विड फॉर्म में जो आप लेते हैं वो कोलाइडल रेंज में होता है, क्योंकि जो मेडिसिन है अगर पार्टिकल्स कोलाइडल रेंज में होंगे तो उनके पास पर यूनिट मास एनॉर्मस सरफेस एरिया होगा, तो बॉडी में जाके वो ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा जल्दी से काम अपना कर पाएंगे, ज्यादा इफेक्टिव होगी वो मेडिसिन। तो मेडिसिन को यही चाहिए, मोर सरफेस एरिया, ताकि ज्यादा जल्दी से वो इंटरेक्ट कर पाए। तो ये जो प्रॉपर्टी है एनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास, दैट मेक्स द कोलाइड्स स्पेशल। समझ आ गया? अब क्वेश्चन तो आएगा आपके दिमाग में, पक्का आएगा, सर 10⁻12 ही किया था, और छोटा कर दो, थोड़ा और तोड़ दो, और तोड़ दो, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, कोई लिमिट ही नहीं है। तो बेटा एक पॉइंट के बाद वो पार्टिकल इतना छोटा हो जाएगा, वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर वो पार्टिकल इतने छोटे हो जाएंगे कि उनका सरफेस एरिया फिर वो किसी काम का नहीं है, उसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता। समझे ना? सरफेस एरिया इतना तो होना चाहिए ना कि उसके ऊपर कुछ हो पाए। अगर इतना छोटा कर दे कि तुम कर ही ना पाओ, इट्स लाइक के जैसे ये रूम है, ठीक है, अब मुझे खड़े होने के लिए कितनी जगह चाहिए? 1 स्क्वायर फीट इज सफिशिएंट, जस्ट खड़ा होना है, ठीक है। तो इस रूम में सिर्फ अगर खड़े होना है तो 1 स्क्वायर फीट के हम काफी लोगों को खड़ा कर सकते हैं, उतना एरिया ले। अगर मैं बोलूँगा सर और कम कर देते हैं ना, तो बेटा उतनी जगह, मिनिमम जगह तो चाहिए ना। तो इट्स नॉट लाइक कि तुम छोटा करते ही जाओ करते ही जाओ करते जाओ, एक पॉइंट के बाद अगर वो छोटा हो जाएगा तो उस सरफेस एरिया का कोई काम नहीं बचेगा, कोई पर्पज नहीं बचेगा, राइट। अभी अनिकेत पूछ रहा है सर वी ब्रेक देम देन देयर साइज विल डिक्रीज, सो हाउ कोलाइड? हाँ तो बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब थोड़ा ना कोलाइडल साइज होता है, वो तो इतना बड़ा होता है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना बड़ा है,
उसको तोड़ते जाओ, 10⁻12 क्यूब्स बन कर दोगे, तब जाके एक क्यूब का साइज कोलॉइडल रेंज में आएगा। ठीक है, चलो तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, हो गया ना यहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो क्लासिफाई जब हम करते हैं कोलॉइड्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट करते हैं एक तो, है ना, कि जो आपका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो जल्दी से एक बार इसको रीडिंग दो, मैं जरा सा पानी पी लेता हूं क्योंकि मैं भी काफी चिल्ला रहा हूं आज। जल्दी से क्विकली, जो सॉल्यूशन में आपने पढ़ा सॉलिड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, उसी तरह का है, बस यहां पर 8 हैं, 9 नहीं है टोटल, यहां पर टोटल 8 हैं। ओके, जस्ट गिव इट अ क्विक रीडिंग, आई विल गेट सम वाटर। यस, चलिए, तो ये सिंपल है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो कोलॉइड्स जरूरी नहीं है बेटा कि सॉल्यूशन फॉर्म में ही हो, लिक्विड फॉर्म में ही हो। गैस को अगर आपने लिक्विड में डिस्पर्स किया है तो फोम बनता है, दैट्स अ कोलॉइड। फॉर एग्जांपल व्हिप्ड क्रीम, शेविंग क्रीम, सोडा वाटर। गैस को अगर आपने सॉलिड में डिस्पर्स किया है तो फ्रॉथ कॉर्क, प्यूमाई स्टोन, फोम रबर, ये है, ये एक एग्जांपल्स है, ये आप जस्ट याद कर सकते हो डायरेक्टली। बस एक जो कैटेगरी यहां पर नहीं है दैट इज गैस इन गैस, क्योंकि गैस इन गैस बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं, और कोलाइडल आपको पता है कि हेट्रोजीनियस सिस्टम है। तो गैस इन गैस कोलाइडल नहीं बनाता, बाकी सारे कॉम्बिनेशन कोलाइडल बनाते हैं। सॉलिड इन सॉलिड भी बनाता है, देखो सॉलिड इन सॉलिड क्या है, रूबी ग्लास, एलॉयज, है ना, ये सारे कोलाइडल सिस्टम है। तो देख लो यार आपके आसपास कितनी चीजें जो कोलाइडल हैं, बटर, चीज, हेयर क्रीम, क्लाउड्स, मिस्ट, ठीक है, फोम रबर, व्हिप्ड क्रीम, शेविंग क्रीम, डस्ट, सूट इन एयर, पेंट, इंक, कोलाइडल गोल्ड, रूबी ग्लास, अलॉयज, कितनी सारी चीजें जो सारे सारे कोलाइडल रेंज में आ रही हैं। तो मतलब सरफेस केमिस्ट्री इज एवरीवेयर अराउंड अस। ठीक है, तो एक तो हो गया फिजिकल स्टेट कि गैस सॉलिड, सॉलिड गैस, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन होती है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, कि डिस्पर्स्ड फेज को आपने किस में डाला। अगर आपने उसको पानी में डाला है तो उसको एक्वासोल बोलेंगे, अल्कोहल में डाला तो अल्कोसोल बोलेंगे, बेंजीन में डाला तो बेंजोसोल, और एयर में डिस्पर्स किया तो एरोसोल। तो इस तरह से भी होते हैं। तो एक्वासोल का मतलब है डिस्पर्जन मीडियम आपका पानी है। ठीक है, तो ये डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गई। देन नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डीपी एंड डीएम, कि डीपी और डीएम आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए एफिनिटी है। तो दो टाइप के बनते हैं, एक जो वो लाइक करेंगे एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे, और एक जो एक दूसरे को हेट करेंगे, चल भाई निकल बाहर निकल तू। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी इज लायोफिलिक। फिलिक मींस लविंग, लायोफिलिक लिक्विड लविंग। लायोफिलिक कोलाइड्स या इनको इंट्रिंसिक कोलाइड्स भी बोलते हैं। ये वो हैं जहां पर डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम के लिए एफिनिटी रखता है, तो वो बहुत शांति से, बहुत प्यार से मिक्स हो जाते हैं बिना किसी समस्या के। आराम से आपने दोनों को मिक्स किया और चुपचाप से कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, बड़े आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर ईच अदर, लाइक ग्लू, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन्स, एग एल्बुमिन। ये आपके एग्जाम्पल है लायोफिलिक कोलाइड्स के। एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, और याद रखने इसको इंट्रिंसिक कोलाइड बोलते हैं। तो ये बड़े आसानी से बन जाते हैं क्योंकि दोनों आराम से मिक्स हो जाते हैं, कोई एक दूसरे के लिए मतलब वो दुर्भावना नहीं है, राइट। देन सेकंड वन, लायोफोबिक, फोबिक फोबिया, हेटिंग, लायोफोबिक लिक्विड हेटिंग, और एक्सट्रिंसिक कोलाइड, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, नहीं होना मिक्स। तो अगर दोनों चीजें के बीच में एफिनिटी है ही नहीं तो उनको मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लायोफोबिक कोलाइड्स को प्रिपेयर करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये आपस में मिक्स नहीं होना चाहते। दे डोंट हैव एफिनिटी फॉर ईच अदर, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत नहीं है। तो सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स, तो मेटल सोल जो है,
सिल्वर सोल बोल दो, कॉपर सोल बोल दो, गोल्ड सोल बोल दो, फिर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल, ठीक है, सल्फाइड्स ऑफ मेटल, ये आ गया आपके लायोफोबिक कोलाइड्स में। तो जो लायोफिलिक हैं वो जनरली नेचुरल हैं, लायोफोबिक जनरली मेटल, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल सल्फाइड्स, ये वाले हैं, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट वन, लायोफिलिक और लायोफोबिक का डिफरेंस। तो पहले स्टार्ट करते हैं लायोफिलिक के साथ। देखिए, प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, क्योंकि लाइक करते एक दूसरे को, एफिनिटी है, तो जस्ट मिक्स करो, बन गया। लिटिल और नो चार्ज ऑन द पार्टिकल, तो इसके कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर या तो बहुत कम चार्ज होता है या नहीं होता। अब चार्ज क्यों रिक्वायर्ड है, ये धीरे धीरे हम समझेंगे इसको भी, कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्यों होना चाहिए, पहली बात है। तो इसके पार्टिकल्स पे कोई खास चार्ज नहीं होता, ठीक है। देन पार्टिकल्स आर जनरली सॉल्वेटेड, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में अट्रैक्शन है, तो वो सॉल्वेटेड होगा, जैसे पानी में डालोगे तो हाइड्रेटेड होगा, तो पार्टिकल्स आर जनरली सॉल्वेटेड। विस्कोसिटी इज हायर देन डिस्पर्जन मीडियम, जैसे अगर आपने पानी में बनाया लायोफिलिक सोल, तो पानी से ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी जब सोल बन जाएगा, ठीक है। देन सेट टू अ जेल, धीरे धीरे जेल में कन्वर्ट हो सकता है। प्रेसिपिटेटेड बाय हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, मतलब कोलाइडल पार्टिकल चुपचाप नीचे बैठ जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। रिवर्सिबल है, मिक्स करो, सोल बन गया। जैसे मान लो आप एक्वा सोल बना रहे हैं, है ना, आपने दोनों को मिक्स कर, पानी लिया, एक डिस्पर्स फेज लिया, मिक्स किया, बन गया। गर्म करो, पानी सारे इवेपोरेट कर दो, सोल, वापस से हम डिस्पर्स फेज रह गया, फिर से पानी डाल दो, फिर से बन जाएगा। रिवर्सिबल है, बना लो अलग कर लो, बना लो अलग कर लो, आराम से हो सकता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल है इनकी फॉर्मेशन। डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट है, जो नेक्स्ट लेक्चर हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो लायोफिलिक टिंडल इफेक्ट या तो नहीं दिखाते या बहुत कम शो करते हैं। देन पार्टिकल्स माइग्रेट टू एनोड और कैथोड और नॉट एट ऑल, क्योंकि अगर उनके ऊपर चार्ज होगा तो ऑब्वियसली चार्ज प्लेट की तरफ वो भागेंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव प्लेट की तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, है ना। तो अगर चार्ज हुआ तो भागेंगे या फिर नहीं हुआ तो नहीं भागेंगे, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब लायोफोबिक, क्योंकि एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन तो नहीं है, तो भाई ये डायरेक्ट मिक्सिंग से तो नहीं बनते, इसके लिए स्पेशल मेथड होते हैं बनाने के लिए। फिर दूसरा, इनके ऊपर चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव सोल बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव सोल बोलेंगे। इनकी सॉल्वेशन नहीं होती क्योंकि दोनों मीडियम के बीच में अट्रैक्शन तो नहीं है, राइट। विस्कोसिटी लगभग बराबर होती है मीडियम जैसी, जितना मीडियम था आपका उसकी विस्कोसिटी थी उसकी लगभग इतनी होगी, ये जल नहीं बनाते इजीली। देन प्रेसिपिटेटेड बाय लो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हाई कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट चाहिए था, ये आपको धीरे धीरे इवेंचुअली समझ आ जाएगा क्यों। और यहां पर लो कंसेंट्रेशन से काम बन जाता है, मतलब ये इतने अनस्टेबल हैं, ये बोलते हैं कि भाई तू ट्राई तो कर, हम तो प्रेसिपिटेट होने के लिए बैठे हैं, अपने को नहीं रहना है साथ में, तो बस थोड़ा सा हिंट दे दे, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट दे दे, अपन कर जाएंगे प्रेसिपिटेट। तो दैट इज देयर टेंडेंसी, दे डोंट वांट टू स्टे इन द कोलाइडल फेज। ये बड़े शांत कि भाई हमारी तो बहुत अच्छी बनती है, हम तो आराम से शांति से बैठेंगे इसमें, डालो अपना इलेक्ट्रोलाइट, कोई बात नहीं है, अच्छा खासा डालोगे तब जाके हम प्रेसिपिटेट होंगे। तो मतलब ये काफी स्टेबल मामला है, ये उतना स्टेबल नहीं है, ओके। दे आर इरिवर्सिबल, अब बड़ी मुश्किल से तो बनते हैं, तो ऐसा नहीं कि तुमने बना लिया फिर उनको सेपरेट कर ले फिर इजीली बन जाएंगे। बनाने के लिए इनको स्पेशल मेथड चाहिए होते हैं। अगर एक बार ये अलग हो गए, कोलाइडल सोल अलग हो गया, मतलब डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज, फिर से वो स्पेशल मेथड आपको लगाना पड़ेगा बनाने के लिए। ये टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छा शो करते हैं। पार्टिकल्स माइग्रेट, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज होता है तो ऑब्वियसली बात है एनोड और कैथोड की तरफ दौड़ेंगे, है ना, रिस्पेक्टिव ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, चार्ज के बेसिस पे कुछ पॉजिटिव सोल होते हैं कि अगर कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव सोल, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव सोल। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं लगा सकते दिमाग, है ना, कि कौन कौन से सोल पॉजिटिव होते हैं कौन से नेगेटिव होते हैं, याद करना पड़ेगा। और ये करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, तो ये इंफॉर्मेशन है, शांति से आराम से पढ़े, उसको याद करें। नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। मतलब देखिए, जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके टाइप, पार्टिकल किस टाइप के हैं। पहला आ गया मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स,
मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब हुआ मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, मतलब एक अकेला मॉलिक्यूल बहुत छोटा होगा, वो कोलाइडल रेंज में नहीं आएगा। हमें बहुत सारे पार्टिकल्स मिला के एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, वो कोलाइडल रेंज में आएगा। तो ऑन डिसोल्यूशन a large number of atoms और smaller molecules of a substance aggregate together, मिल जाते हैं एक बड़ा पार्टिकल बनाने के लिए, और उस बड़े पार्टिकल का साइज कोलाइडल रेंज में आ जाता है ना। तो छोटे छोटे पार्टिकल थे, वो मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना गए, और इस पार्टिकल का साइज कोलाइडल रेंज में है, तो इस तरह से कोलाइड बना। तो इसलिए नाम है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। जैसे सल्फर सोल है, तो सल्फर सोल में एक जो कोलाइडल पार्टिकल होगा, मे बी उसमें 100, 200, 300 सल्फर के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, सल्फर के पार्टिकल्स होंगे, वो मिलके एक बड़ा कोलाइडल पार्टिकल बनाएंगे। ठीक है, फिर आता मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मल्टी नहीं, मैक्रो, एक अकेला मॉलिक्यूल ही बहुत बड़ा है। ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल कौन होते हैं? लाइक प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, दीज आर लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। लॉन्ग चेन होने की वजह से इनका अपना मॉलिक्यूलर मास बहुत है, साइज बहुत बड़ा है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सुटेबल सॉल्वेंट्स फॉर्म सॉल्यूशंस इन विच द साइज ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, खुद ही उसका साइज कोलाइडल रेंज में आ गया है। लाइक स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये नेचुरल है। नायलॉन, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, ये मैन मेड है। तो मैक्रोमोलिक्यूल बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। देन देयर इज अ स्पेशल कैटेगरी दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसल्स। क्या है? थर्ड कैटेगरी पे ध्यान देना, दिस इज एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसल्स। तो मिसल्स के बारे में बड़ी अच्छी बात क्या है, लो कंसंट्रेशन हो तो ये बस एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, है ना। मतलब लो कंसंट्रेशन पे ये बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगे कि ठीक है, पार्टिकल्स हैं, आयनाइज आयंस हैं सॉल्यूशन में, दैट्स ऑल। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, एक पॉइंट के बाद ये सडनली कोलाइड बना देंगे। मतलब लो कंसंट्रेशन पे कोलाइड नहीं होते, ये हाई कंसंट्रेशन पे बन जाते हैं। मतलब हाई कंसंट्रेशन पे इसके पार्टिकल इकट्ठे होके बड़े बड़े पार्टिकल बना देंगे कोलाइड के। लो कंसंट्रेशन पे दूर दूर रहेंगे, कोलाइडल रेंज में नहीं आएंगे। तो ये कोलाइडल रेंज में आता है बट हाई कंसंट्रेशन पे। फिर लो कंसंट्रेशन कर दोगे, वापस से ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा है क्या कोलाइड्स, एसोसिएटेड कोलाइड्स या मिसल्स में ऐसा क्या है और क्यों है? ठीक है, तो देखो उसको देखते हैं। तो ये जो मिसल्स हैं, इसमें बेसिकली होता क्या है, दो पार्ट होते हैं। इसका जो एक पार्टिकल है उसके दो पार्ट होते हैं, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। आपने क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ा होगा 10th क्लास में, है ना। ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है ना। जैसे ये सोडियम स्टीरेट है, C17H35CO नेगेटिव। तो ये जो हेड है, ये हेड कैसा है, पोलर, और जो टेल है, टेल कैसी है, नॉन पोलर। तो दोनों पार्ट है ना इसमें, वाटर लविंग भी है हेड और वाटर हेटिंग भी है, दोनों पार्ट होते हैं। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स या मिसल्स में दोनों पार्ट होते हैं, वाटर लविंग या मतलब जो लिक्विड लविंग भी होता है, लिक्विड हेटिंग भी होता है। ठीक है, तो हेड जो है वो पोलर होता है, टेल जो होती है नॉन पोलर होती है। फाइन। अब इसकी मिसल कैसे बनेगा, इससे वो कोलाइड कैसे बनेगा, उसके लिए दो रिक्वायरमेंट है। एक तो टेम्परेचर, आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और क्राफ्ट में ये के होता है, सी नहीं होता। तो टेम्परेचर जब क्राफ्ट टेम्परेचर से हायर होगा, और कंसंट्रेशन जब CMC, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जब इस वैल्यू से बढ़ जाएगी तभी जाके वो मिसल बनाते हैं, अदरवाइज वो कोलाइडल नहीं रहता, वो सिंपल इलेक्ट्रोलाइट रहता है। जैसे कि ये है, देखिए अभी ये लो कंसंट्रेशन पे, अभी ये लो कंसंट्रेशन पे है। तो ये जो पार्टिकल्स है, कोलाइड के पार्टिकल्स ऐसे क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि हेड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हेड आपका नेगेटिव चार्ज है, और ये टेल है ना। तो ये सिंबल जस्ट अपना इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहे हैं, चुपचाप हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जो टेल है वो पानी में डिसॉल्व तो नहीं होगी, क्योंकि वो कैसी है, अल्काइल पार्ट है, वो नॉन पोलर है। हेड पानी में डिसॉल्व होगा तो हेड अंदर रहता है, टेल बाहर रहती है पानी से, मतलब ये इसके सरफेस पे रहेंगे। तो अभी ये कोलाइड की तरह काम नहीं कर रहे, अभी ये सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं।
जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और वो क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर जाएगा और कंसंट्रेशन सीएमसी से ऊपर जाएगी, तब जाके ये मिसल बनेगा। क्या क्या होगा मिसल में, क्या होगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे जो आपके ये पार्टिकल्स है ना, ये मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे। कैसा, ऐसा। ये आपका एक सिंगल पार्टिकल था, ठीक है, ये हेड है, ये टेल है। मिसल कब बनती है, जब इसकी कंसंट्रेशन एक सीएमसी से ऊपर होती है और टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर जाता है, तो बहुत सारे पार्टिकल में भी 100, 150, 200 मिलके एक बना देते इस तरह का स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर, जिसमें हेड आपका बाहर है और ये टेल अंदर की तरफ है। तो दिस इज कॉल्ड मिसल। बन गया ना एक बड़ा पार्टिकल। ये कोलाइड है। ये क्या है, ये क्लींजिंग एक्शन है। जैसे डिटर्जेंट और सोप कैसे करते हैं, ऑयल ग्रीस को कैसे निकालते हैं, उनका सोप का जो मॉलिक्यूल है उसका हेड होता है पोलर, टेल होती है नॉन पोलर। सोप का जो मॉलिक्यूल है हेड पोलर होता है, टेल नॉन पोलर होती है। ऑयल ग्रीस ये भी नॉन पोलर है, और लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो टेल जो है ना वो जाके ऑयल या ग्रीस में घुस जाती है, मतलब उसको साथ इंटरेक्ट कर लेती है। हेड बाहर रहता है, और ऐसे करके सोप एक एक ऑयल को, पार्टिकल को या ग्रीस पार्टिकल को निकालता चलता है और उसको ट्रैप कर लेता है, बीच में फंसा लेता है, ताकि ये ऑयल का पार्टिकल या ग्रीस का पार्टिकल बाहर ना निकल जाए, वापस से जाके ना कपड़ों पे लग जाए। ठीक है, दूसरा थोड़ा 3D में देखना है, तो ये है आपका मिसल, हेड टेल। अब बताओ, ये डायग्राम से समझ आया कि मिसल क्या है। अब अगर कंसंट्रेशन लो कर दोगे तो ये वापस से सारे दूर दूर हो जाएंगे और ये सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी बताओ बच्चों, ये मिसल तक की कहानी, ये मिसाइल चली कि नहीं चली, समझ आया तुम लोगों को? जल्दी से बोलो। क्लियर है बच्चों? ओके, पुष्पक भी आया हुआ है, ग्रेट। चलो, तो काफी प्लस वाले बच्चे भी हैं यहां पे भी। ठीक है, मतलब डायग्राम से ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती है। इतना आप बता नहीं सकते, उतना डायग्राम से चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इन मिसल्स में क्या है, जैसे ये देखो यहां पर ये था, क्या था, एक ये जो मिसल बना है इसमें मे बी 100 या 100 से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जुड़े होंगे। ठीक है, तो वही है कि जो मिसल्स हैं दे मे कंटेन एज मेनी एज 100 सच आयंस पर पार्टिकल। 100 या 100 से ज्यादा पार्टिकल्स मिलके बने होंगे। ये जो वैल्यू ऑफ सीएमसी है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, ये अलग अलग होगी, और ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम पे। जैसे कि यूजुअली लॉन्गर द हाइड्रोफोबिक चेन है ना, वो जो अल्काइल चेन थी वो जितना बड़ा होगा, देखो अल्टीमेटली क्या करना है, अल्काइल चेन जितना आपका बड़ा होगा, सिंगल पार्टिकल उतना बड़ा होगा, है ना। मान लो कि मेरे को ये इस साइज का एक पार्टिकल बनाना है, अगर मैं छोटे छोटे पार्टिकल लेके बनाऊं इतना बड़ा पार्टिकल, तो छोटे छोटे पार्टिकल क्या लगेंगे, बहुत ज्यादा लगेंगे, है ना। मान लीजिए ये छोटे छोटे पार्टिकल 200 मेरे लग गए सिर्फ इतना बड़ा एक पार्टिकल जनरेट करने के लिए। अब यही पार्टिकल अगर मेरे को थोड़े बड़े पार्टिकल से मिलके बनाना है तो मेरे 100 ही लगेंगे या मे भी 50 लगेंगे। तो इंडिविजुअल पार्टिकल अगर बड़ा होगा, हाई मॉलिक्यूलर मास का होगा, तो टोटल पार्टिकल जो मेरे को चाहिए होंगे वो कम होंगे, उसी में एक कोलाइडल पार्टिकल जनरेट हो जाएगा। पर इंडिविजुअल पार्टिकल अगर बहुत छोटा है, कम मॉलिक्यूलर मास वाला है, तो मेरे को बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए होंगे। तो बेटा जितनी बड़ी चेन होती है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है, उतने नंबर ऑफ पार्टिकल कम चाहिए होते हैं। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम चाहिए तो मतलब कंसंट्रेशन कम चाहिए ना, तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन लो चाहिए। समझे? तो अगर 4 चीजें दी गई हैं आपको, 4 ऑप्शन कि किसका सीएमसी मिनिमम होगा, तो जिसकी चेन सबसे बड़ी है, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे बड़ा आपको दिख रहा है उसका, राइट। जैसे डिटर्जेंट्स हैं, ये आपका मिसल उस फॉर्मेशन पे काम करते हैं, इनका जो क्लींजिंग एक्शन होता है सारा का सारा, सोप्स का, डिटर्जेंट्स का, वो इसी के ऊपर चलता है, राइट। देखो जैसे ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप में भी यही होते हैं ये
ग्रीस और इसका जो टेल है, टेल भी नॉन पोलर है, ग्रीस भी नॉन पोलर है, तो ये आके इनकी सबकी टेल ग्रीस में इसके साथ मिक्स हो गई, मतलब इसके साथ अटैच हो गई। और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये चारों तरफ से अटैच कर करके ग्रीस के इस पार्ट को, मॉलिक्यूल को या ग्रीस को धीरे धीरे यहां से निकाल लेंगे। निकालते गए और क्या हुआ, ग्रीस का पार्टिकल को ट्रैप कर लिया। ठीक है, अब ये जो हेड है, हेड सारे पोलर हैं, तो क्या होगा, अब आप बोलोगे सर ये कपड़े से ग्रीस निकाल तो ली, वो ग्रीस दोबारा कपड़े पे क्यों नहीं लग जाती? क्योंकि ये जो दो हैं ये आपस में रिपेल करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज ये आपस में रिपेल करेगा, तो ये दोनों आपस में चिपक जाएं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऑयल या ग्रीस यहां से निकल जाए, वैसा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको उसकी टेल ने पकड़ के रखा है, कैप्चर करके रखा है। तो दिस इज हाउ ये मिसल फॉर्मेशन के थ्रू क्लींजिंग एक्शन होता है। ठीक है, तो ये समझ आया, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। इवन मैंने जो मेरे 10th क्लास के वीडियोस बनाए थे उनमें भी मैंने क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है बेटा चिराग, अभी तो जीओसी शुरू हुआ है, 2 तो लेक्चर हुए हैं, तो भी पूछ रहा है कब खत्म होगा। बेटा चीजों को शुरू तो कर, फिल्म स्टार्ट होती नहीं, तुम लोग बोलते एंड कब होगी। अरे यार इतनी बोरिंग है क्या फिल्म? ठीक है, देन द प्रेपरेशन ऑफ कोलाइड्स। चलो अब थोड़ा सा फास्ट करूंगा मैं, ठीक है, समय थोड़ा सा ज्यादा है जा रहा है। देखो प्रेपरेशन ऑफ कोलाइड्स, लायोफिलिक सिंपल मिक्स करो, डन करो। अट्रैक्टिव, उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत अच्छी है। लायोफोबिक के लिए अपने को स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, 2 टाइप के मेथड है, कंडेंसेशन या एग्रीगेशन। कंडेंसेशन क्या होती है, पानी का कंडेंसेशन देख लो, पानी के वेपर्स हैं, मिलके वेपर पार्टिकल मिल के एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे जो नीचे गिर जाएगा और लिक्विड में आ जाएगा, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है कि छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना के कंडेंस कर गए। तो जब छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना दें जो कोलाइडल रेंज का हो, समझे, तो छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना गए, ये होता है कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड। फिर होता है डिस्पर्जन, कि कुछ ज्यादा ही बड़ा पार्टिकल था, उसको तुमने तोड़ दिया, छोटे छोटे पार्टिकल में, और वो छोटे छोटे पार्टिकल कोलाइडल रेंज में है। तो तुम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे करके कोलाइडल रेंज बना सकते हो, या एक बड़े पार्टिकल को तोड़ के छोटे छोटे कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बना सकते हो। तो डिस्पर्जन का मतलब है कि बड़े को तोड़ना है, कंडेंसेशन का मतलब है कि छोटे को जोड़ना है। ओके, तो कंडेंसेशन मेथड देखते हैं। तो कंडेंसेशन में आते हैं बेटा आपके पास केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या क्या है, डिकम्पोजिशन से बनता है, ऑक्सीडेशन से भी बनता है, रिडक्शन से भी बनता है, हाइड्रोलिसिस से भी बनता है। तो ये आपके सारे एनसीईआरटी में दिए, ये आपको याद करने इसमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे ये आर्सेनिक ऑक्साइड से आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बन रहा है, ये डबल डिकम्पोजिशन हो रही है। ये सल्फर डाइऑक्साइड से क्या हो रही है, इसका सल्फर यहाँ पे +4 में, वहां 0 में जा रहा है। ठीक है, अभी इन्होंने ऑक्सीडेशन क्यों बोला है, अच्छा H2S लिया है ना, ठीक है उसका, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन बोला है, यहाँ पर ये रिडक्शन किया है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस किया हुआ है। तो ये आपके केमिकल मेथड है, एज इट इज याद करने, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी समझाने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। नेक्स्ट वन, मैकेनिकल डिस्पर्जन। इससे प्रिंटिंग इंक बनती है। मैकेनिकल डिस्पर्जन क्या होता है, 2 डिस्क होती हैं, बहुत क्लोज होती हैं एक दूसरे के, और ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रही होती हैं। यहां से हम सॉल्यूशन डालेंगे उसमें, ठीक है, ये पाइप होगी यहां से, तो ये जो आपने सॉल्यूशन किया था, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्यों मिक्स तो नहीं हो रहे थे ढंग से, है ना, फिर भी आपने इकट्ठे किए और उस सॉल्यूशन को डाल दिया। यहां से वो जो आपका मिक्सचर है वो यहां गया, डिस्क के बीच में से जाएगा, और जो डिस्क ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है बहुत फास्ट, बहुत कम गैप है दोनों के बीच में, माइक्रो साइज पार्टिकल। तो जब वो ऐसे ये सॉल्यूशन आता है 2 डिस्क के बीच में, पिसता है, तो वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, उससे समझ गए, ठीक है, और वहां से फिर आपका सोल बन के बाहर निकलता है। तो दिस इज हाउ वी फॉर्म लायोफोबिक। के डीपी लिया, डीएम लिया, दोनों को ऐड कर दिया यहां से, और जब ये दोनों डिस्क के बीच में, जब डिस्क बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करेंगी, बहुत कम गैप होगा बीच में, जब वो सॉल्यूशन वहां आएगा तो वो मिक्स हो जाएंगे आपस में, और जो बाहर निकलेगा वो आपका सोल होगा। ये मैकेनिकल डिस्पर्सन। देन नेक्स्ट इज ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ब्रेडिक आर्क मेथड क्या है,
ये दोनों काम करता है। यहां पर डिस्पर्जन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रही है, मतलब बड़ी चीज को तुम तोड़ भी रहे हो और छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ भी रहे हो, दोनों चीजें हो रही हैं। कैसे, देखो देना, पहले ध्यान से पहले फंडा समझ लो कि क्या होता है। ये बेसिकली लेस रिएक्टिव मेटल्स का सोल बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे गोल्ड सोल बनाना हो, सिल्वर सोल बनाना हो, प्लेटिनम बनाना हो, कॉपर का बनाना हो, ठीक है, इनके लिए मेनली यूज करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए। हमने लिए 2 इलेक्ट्रोड, इसकी टिप पे, जो इनकी जो टिप है ना, यहां पर आपने वो मेटल रखा जिसका आपको सोल बनाना है, जैसे गोल्ड सोल बनाना है, तो इसकी टिप पे क्या रखेंगे हम, गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड की टिप लगा दी, यहां पे गोल्ड टिप लगा दी। अब जब हाई वोल्टेज दोगे, इलेक्ट्रोड को बड़ा क्लोज रखा है, स्पार्किंग होगी, बहुत हाई एनर्जी जनरेट होगी, इतनी हाई एनर्जी जनरेट होगी कि ये जो गोल्ड है या ये जो मेटल है ये इवेपोरेट हो जाएगा, मेल्ट नहीं होगा, सीधा इवेपोरेट हो जाएगा। तो बड़े बड़े पीस को तोड़ दिया आपने, मॉलिक्यूल्स लेवल पे तोड़ दिया, मतलब एटम लेवल पे तोड़ दिया, उसको इवेपोरेट करवा दिया, ठीक है। तो बड़े को आपने तोड़ा, तो ये जो पार्ट हुआ, इवेपोरेशन जो हुई उसकी, ये आपका आ गया, क्या आ गया, डिस्पर्जन। अब वो जो मेटल के पार्टिकल्स इवेपोरेट हुए, अब क्योंकि यहां पर ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में वो पार्टिकल्स आपस में मिलके, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलके जुड़ के थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स बना लेंगे जो कोलाइडल रेंज में होंगे, वो पार्ट होगा कंडेंसेशन। तो पहले आपने इतना हाई टेम्परेचर पे डिस्चार्ज करके मेटल को इवेपोरेट किया, और क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर था, तो जो इवेपोरेट हुए वो ठंडे होंगे और आपस में इकट्ठे होके कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बना देंगे। तो डिस्पर्जन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। और ये जो सॉल्यूशन है बाहर, ये आइस बात है, ये आइस रखी हुई है ताकि इतना हाई जो हीट जनरेट होगी वो डिसिपेट हो सके। फिर इसमें KOH डालते हैं एज अ स्टेबलाइजर, क्योंकि लायोफोबिक सोल बड़े स्टेबल होते नहीं है, उनको स्टेबलाइज करवाना पड़ता है। तो KOH यहां पर एज अ स्टेबलाइजर काम कर रहा है, जो इस सोल को स्टेबलाइज करके रखेगा। ये है ब्रेडिक आर्क मेथड। क्वेश्चन आएगा किसके लिए यूज करते हैं जी, लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर। क्या क्या होता है इसमें, इसमें डिस्पर्जन भी होती है, कंडेंसेशन भी होता है, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट वन, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है, हमारे पास ऑलरेडी प्रेसिपिटेट बना हुआ है, प्रेसिपिटेट को वापस से कोलाइड में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, ये प्रेसिपिटेट है, जैसे मान लो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, मान लो नहीं ये है, ठीक है, दिया हुआ है, दिस इज द प्रेसिपिटेटेड FeOH थ्राइस, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, प्रेसिपिटेटेड, डन। अब इसको अगर हम एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में, सोल में कन्वर्ट कर दें, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन, द डिस्पर्सल ऑफ अ प्रेसिपिटेटेड मटेरियल इनटू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय, कैसे करेंगे, कुछ डालेंगे उसमें। तो क्या करना होता है बेटा, जो आपके पास प्रेसिपिटेट है, जैसे कि ये FeOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। कैसा इलेक्ट्रोलाइट, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कॉमन आयन होना चाहिए। जैसे कि ये प्रेसिपिटेट में कौन कौन से आयन्स हैं, Fe3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो आप जो भी इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, या तो उसमें Fe3 पॉजिटिव आयन होना चाहिए या फिर उसमें OH नेगेटिव आयन होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। तो चलिए FeCl3 डाल दिया, क्योंकि FeCl3 में आपका Fe3 पॉजिटिव आयन है, कॉमन है ना। कॉमन आयन का रीजन क्या होता है कि ये जो प्रेसिपिटेट है ये बोलता है कि मेरे को कॉमन आयन चाहिए और मैं उसी को ही एडजॉर्ब करूंगा। तो जैसे आपने FeCl3 डाला, उसमें से इसके प्रेसिपिटेट वाले जो कॉमन आयन था वो इसने एडजॉर्ब कर लिया। अब देखो, इसने जैसे मान लेते इसने एक Fe3 पॉजिटिव एडजॉर्ब किया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, बगल वाले ने भी कर लिया एडजॉर्ब, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो भाई इस पे भी पॉजिटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये निकल जाएंगे बाहर। क्यों, रिपल्शन से ये बाहर चले जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो ये दूर चले जाएंगे और सॉल्यूशन में आ जाएंगे। इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, ये भी आपस में रिपेल, तो धीरे धीरे सबके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा एड्सॉर्प्शन से, और उनके बीच में रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और बन जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। और ये वापस से प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, दोबारा जुड़ने का इच्छा खत्म हो जाएगी, समझे। तो प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। तो ये कोगुलेशन का रिवर्स है। कोगुलेशन क्या होता है, सोल को प्रेसिपिटेट कर दो,
उसको कोगुलेशन बोलेंगे। प्रेसिपिटेट का सोल बना लो, उसको पेप्टाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया? सिंपल सा है, कर लेना इसको। अब ये है, चलो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ये क्वेश्चन आप कर लेना बिकॉज बच्चों समय हो चला है। अभी समीर सर की क्लास इसके बाद है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, ये आप जस्ट रीडिंग दे लो, बहुत सिंपल सा है, प्यूरिफिकेशन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बेसिक सा पार्ट है। एक डायलिसिस होता है जो आपने ऐसा ऑस्मोसिस में पढ़ा था, कुछ कुछ बिल्कुल वैसा प्रोसेस है ये। फिर इलेक्ट्रो डायलिसिस है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के डायलिसिस करवाते हो ताकि थोड़ा सा मामला फास्ट हो जाए, चार्ज पार्टिकल थोड़ा ज्यादा स्पीड पे मूव करें। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक स्पेशल फिल्टर पेपर इस पे यूज करते हैं। तो बस ये आप डायरेक्टली अपने एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ओके गाइज, चलिए तो थैंक यू फॉर योर टाइम। और बाकी आपको 11th 12th की टाइमिंग पता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास 11th की क्लासेज चलती है 7 to 10, और फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास 12th के लिए 7 to 10 PM। ये आपके सब्जेक्ट की टाइमिंग्स हैं। और सब्सक्राइब जरूर करना है एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द लेक्चर विद हैशटैग JEE Live Daily। मैं आज चेक करूंगा आप लोगों ने शेयर किया कि नहीं किया। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो टैग मी इन द पोस्ट। ठीक है गाइज, चलिए बाकी सब्सक्रिप्शन जब भी लेना हो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड JEE Live। थैंक यू। चलिए अब जल्दी से समीर सर को आने देते हैं। सो बाय, सी यू टुमारो।